नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक लेकर के आया हूं। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे पॉलिटी सब्जेक्ट में देखेंगे दोस्तों 7th क्लास की पॉलिटी, जिसमें चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। और चैप्टर नंबर 8 में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बाजार के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बाजार। तो जो एनसीईआरटी बुक की जो सीरीज चल रही दोस्तों, इसमें आज का चैप्टर हमारा बाजार होगा। बाजार से संबंधित जो भी जानकारी आज इस 7th क्लास की पॉलिटी सब्जेक्ट में दिया होगा उसको हम देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे दोस्तों बाजार में कि बाजार में जो वस्तुएं बिकती हैं उसका उत्पादक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है, और ये बाज़ार में किस तरीके से आते हैं। बाज़ार में जो बाज़ार भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे आपने भी सुना होगा कि एक साप्ताहिक बाज़ार होती है, लोकल बाज़ार होती है। उसी तरीके से दोस्तों एक परमानेंट दुकान होती है, और उसी तरीके से एक मॉल होता है। मॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के बाज़ारें होते हैं। तो इन बाज़ारों के बारे में देखेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ देखेंगे कि सरकार इन जो है बाज़ारों के बारे में क्या सोचती है, सरकार उनके बारे में क्या सोचती है जो इन बाज़ारों से या बाज़ारों के उद्योगों व्यापारों से जुड़े हुए हैं, जो इन बाज़ारों के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं बाज़ार नाम का चैप्टर, जो 7th क्लास की पॉलिटी सब्जेक्ट में है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, मैं एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। महत्वपूर्ण कंटेंट जो होते हैं उस पर अच्छे से डिस्कस करता हुआ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और जो एनसीईआरटी बुक की सीरीज चला रहा हूँ दोस्तों, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सीटेट या स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। बाजार में एक कमीज नाम के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हमारे आसपास के बाजार, तो हम देखेंगे दोस्तों हमारे आसपास के बाजार नाम का चैप्टर है ये, जिसमें हम बाजार के बारे में जानेंगे। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है। जब भी आप बाजार जाते हो तो बाजार जाने के बाद आप बहुत सी चीज़ें खरीदते हो, और जो भी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं, जो हमारे घरेलू उपयोग की चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें हम बाज़ार से लेते हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाएं तो लिस्ट शायद बहुत ही लंबी पड़ जाएगी, लिस्ट छोटी पड़ जाएगी, लेकिन सामान ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर कुछ मुख्य चीज़ें दी हुई हैं, उसको भी देखते हैं कि जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियाँ आदि चीज़ों को हम बाज़ार से खरीद करके लाते हैं। हम जो कुछ भी खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो यह काफ़ी लंबी होगी। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि मैं अभी अभी बताया आपको, अगर सभी चीज़ों की सूची बनाते हो तो सूची बहुत ही लंबी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ही चीज़ों के नाम दिए गए हैं। बाज़ार भी कई प्रकार के होते, तो इसे हम देखेंगे दोस्तों। बाज़ार जो यहाँ पे बताया गया है कि कई प्रकार के होते, तो कौन कौन से प्रकार के होते हैं बाज़ार, कैसे होते हैं, उसको भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी भी होती है दोस्तों, वहाँ पे भी जो हम सामान जो बाज़ार जैसे गाँव में होता है कि बाज़ार दूर पड़ते हैं घर से, और वहाँ पर गाँव में एक छोटी छोटी दुकान होती हैं, गुमटी होती हैं, तो वहाँ से वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ज़रूरत की चीज़ें तुरंत चाहिए होता है, वो चीज़ें हमें उस गुमटी से पास की दुकान से मुझे तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। साप्ताहिक दुकान, जिसे हम बाज़ार हाट के नाम से जानते हैं, बाज़ार हाट कहते हैं। और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स, देखो दोस्तों, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये भी बाज़ार के प्रकारों में आते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, जो आप एक बाज़ार में जाते हो, एक मार्केट में जाते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एक एक दुकान पर घूम करके लेना पड़ता है। एक एक दुकान पर एक एक सामान मिलता है। और वहीं शॉपिंग मॉल में जाते हो तो एक ही मॉल के अंदर बहुत सारे सामान आपको मिल जाते हैं एक ही जगह पर। इस अध्याय में हम बाज़ार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे पहुँचती है। तो देखो दोस्तों, जो सामान बिकती है वो खरीदारों तक कैसे पहुंचती है, कौन बनाता है, कौन लाता है, कौन बेचता है, और ये कहाँ से आता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। ये खरीदता कौन है और ये बेचने वाला कौन होता है, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे बिल्कुल दोस्तों। क्योंकि जैसे यहाँ पर बताया गया है, इन सब के बीच में कैसी और क्या समस्याएं आती हैं, तो बिल्कुल ये समस्याएं भी आती हैं दोस्तों। और बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए लोग, जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, फेरी वाले होते हैं, ये सब इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए अपना जीवन यापन चलाते रहते हैं और सामान बेचते रहते हैं दोस्तों।
अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर साप्ताहिक बाजार के बारे में। तो साप्ताहिक बाजार क्या होता है, साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं, कहाँ लगता है, साप्ताहिक बाजार के फायदे क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम दोस्तों इस साप्ताहिक बाजार के पॉइंट में पढ़ेंगे। तो साप्ताहिक बाजार दोस्तों ऐसा होता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, आपने वहाँ पर देखा होगा बड़े बड़े शहरों में सप्ताह में एक दिन मार्केट लगता है। और वो ऐसा मार्केट होता है दोस्तों, वहाँ की जो दुकानें होती हैं वो दुकानें अस्थायी होती हैं, यानी कि वो लोग आप टेंट कह सकते हो, टेंट लगा करके दुकान रखते हैं या पटरे बिछा करके ठेले पर दुकान लगाते हैं, और वो अस्थायी दुकानें होती हैं। वहाँ पे सामान्य जो है दोस्तों, बहुत से सामान मिल जाते हैं, लगभग आपके घर के उपयोग के जो होते हैं लगभग सभी सामान उपलब्ध होते हैं उस बाज़ार में। और वहाँ के सामान जो होते हैं दोस्तों, वो सस्ते भी सामान मिलते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो अस्थायी दुकान होती हैं, जो मार्केट में बड़े बड़े भवनों में होते हैं, रोड के किनारे जो अच्छी अच्छी दुकानें होती हैं, उनसे सस्ते दाम पर यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये एक अच्छा बाज़ार कहा जा सकता है दोस्तों आम आदमियों के लिए, क्योंकि जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं, महंगे बाज़ार में सामान मिलते हैं, उसकी तुलना में यहाँ पर सस्ता मिलता है, और यहाँ पर हर कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता है। और जो यहाँ पर सस्ते सामान मिलते हैं उसका एक कारण ये भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें लगती हैं उनको जो है रेंट नहीं देना होता है, यानी कि अपने कमरे का किराया नहीं देना होता है, बिजली का बिल नहीं देना होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको सैलरी नहीं देनी होती है। ऐसे दुकानों पर काम करने वाले दोस्तों उनके परिवार के ही लोग रहते हैं, और कम लोग की ज़रूरत पड़ती है, और दुकान का, बिजली का, आदि चीज़ों का खर्चा नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर सामान भी सस्ते मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन भी होती है, क्योंकि दुकानें बहुत सारी होती हैं, और एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के कंपटीशन में सामान भी जो है तोल मोल करके देता है, और ग्राहक भी तोल मोल कर सकता है यहाँ पर दोस्तों। तो चलो हम पढ़ते हैं यहाँ पे साप्ताहिक बाजार के बारे में। साप्ताहिक बाजार का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि यह एक सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन लगता है। देखो दोस्तों, ये सप्ताह में एक ही दिन लगता है, इसलिए इस बाज़ार को साप्ताहिक बाजार कहा जाता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज़ खुलने वाली दुकानें वो पक्की दुकानें नहीं होती हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो दुकानें लगती हैं वो पक्की दुकानें नहीं होती, परमानेंट दुकानें नहीं होती, यानी कि यहाँ पर सप्ताह में एक ही दिन ये सभी दुकानें यहाँ पर लगेंगी। व्यापारी दिन में दुकान लगाता है और शाम होने पर अपने सामान उन्हें समेट करके ले जाता है दोस्तों। अगले दिन वह अपनी दुकान किसी और जगह पर लगाता है, यानी कि दोस्तों शहरों में या अलग अलग शहरों में जाकर जहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगते हैं, ये दुकानदार अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर दुकान अपनी लगाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ से सामान समेटता है और दूसरे मार्केट में, दूसरे बाजार में, दूसरे साप्ताहिक बाजार में ले जा करके अपनी दुकान सजाता है। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ लगती है। आपने भी देखा होगा कि जो साप्ताहिक बाजार होती है वहाँ पर लोगों की भीड़ कैसे उमड़ जाती है। आगे देखते हैं, साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पक्की दुकानें होती हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो पक्की दुकानें होती हैं उनके बारे में हम देखते हैं, उसकी तुलना में हम इन साप्ताहिक बाज़ारों की तुलना करते हैं। तो जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। तो देखा दोस्तों, पक्की दुकानें जो होती हैं, जो परमानेंट दुकानें होती हैं, उनको कई खर्चे निकालने होते हैं। उसमें होता है दोस्तों जैसे कि बिजली का बिल निकालना है, पानी का बिल निकालना है, जो वहाँ काम करने वाले लोग होते हैं उनकी सैलरी निकालनी होती हैं, ये सब अलग से खर्चे होते हैं। तो उन्हें दुकान का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों से जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजार में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घर में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानों के घर के लोग, मतलब कि जो दुकानदार होते हैं, इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिनसे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। देखो दोस्तों, जो परमानेंट दुकानें होती हैं, अस्थायी दुकानें होती हैं, उन पर काम करने वाले लोग रखे जाते हैं, लड़के रखे जाते हैं। उन्हें दुकान का किराया निकालना होता है, बिजली का बिल देना होता है, सरकारी शुल्क देना होता है। इस वजह से इन्हें दोस्तों आदि सारे शुल्क जो है उसी प्रोडक्ट से ही, उसी दुकान के सामान से ही निकालना पड़ता है। इसलिए वहाँ पे बिकने वाली सामान जो है महंगे मिलते हैं। और साप्ताहिक दुकान पर आपने देखा कि काम करने वाले जो उनके सहायक होते हैं घर के ही होते हैं, और सामान भी उनके घर पर ही रखा जाता है। इसलिए उन्हें विशेष अलग से कोई शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, इसलिए ये सामान आपको सस्ते दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं।
साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें रहती हैं। तो देखो दोस्तों, जब एक तरह की कई सारी दुकानें रहती हैं तो यहाँ पर कंपटीशन भी होता है। और हम जब साप्ताहिक बाज़ार में जाते हैं तो अपने मनपसंद की सामान को लेने के लिए कई दुकानों पर उसके तोल मोल भी कर सकते हैं। तो जिसमें इसमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है, यानी कि एक दुकानदार से आपस में प्रत्येक दुकानदार की आपस में कंपटीशन भी होता है कि कौन सबसे ज़्यादा सामान बेच सकता है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोग के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख लें जहां संभव हो कि वही वस्तु कम कीमत पर मिल जाए। तो देखा दोस्तों आपने, ऐसा भी होता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं और कोई सामान मुझे लगता है या आपको लगता है कि ये सामान इस दुकान पे महंगा मिल रहा है, तो हम बगल की दुकान पे या उस मार्केट में अन्य दुकानों पर भी जाकर उसके रेट ले लेते हैं, रेट पता करते हैं। उसके बाद जहाँ लगता है कि हाँ ये सामान मुझे अच्छे दामों पर मिल रहा है, हम अपने बजट के अंदर ले सकते हैं, उस दुकान पर हम उस सामानों को खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। तो बिल्कुल दोस्तों, हम आप तोल मोल करते हैं, मोल तोल करने के बाद भाव कम करवाते हैं। उसके बाद जहां मुझे पसंद आता है, जो सामान पसंद आता है, जिस कीमत पे पसंद आता है, हम उस सामान को खरीदते हैं। और ये हम आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प होता है दोस्तों, साप्ताहिक बाज़ार, जहां पर बहुत सारे सामान होते हैं और आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं सामान को खरीदने के लिए। साप्ताहिक बाज़ारों का एक फ़ायदा यह भी होता है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि साप्ताहिक बाज़ार जो होता है उसके क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी दूर में ये बाज़ार लगता है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सामान, लगभग आपके घरेलू उपयोग के जितने भी सामान होते हैं, लगभग सभी सामान वहाँ पर उपलब्ध होते हैं और एक ही जगह पर हम सभी सामानों को खरीदारी कर सकते हैं। सब्जियों, कपड़े, किराने का सामान से लेकर के बर्तन तक सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्र में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सभी सामान आपका यहाँ पर उपलब्ध होता है इस साप्ताहिक बाज़ार में, और आपको जो है एक ही मार्केट में जाना पड़ता है, एक ही बाज़ार जाना पड़ता है और वहीं पे सारे सामान आप आसानी से खरीदारी कर सकते हो या खरीद सकते हो। लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। तो देखो दोस्तों आपने कि ये जो साप्ताहिक बाज़ार है, यहाँ पर भी आपके लिए विविध विकल्प होते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं और वो यहाँ पर आप आसानी से जा कर के अपने पसंद के सामान आप खरीद सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एक समीर नाम का व्यक्ति है, इसकी एक छोटी सी कहानी दी गई है साप्ताहिक बाज़ार से संबंधित, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। तो ये व्यापारी दोस्तों यहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार में अपनी दुकान लगाता है और इसके बारे में देखते हैं कि इसकी दुकान कैसे लगती है। जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हो दोस्तों, ये साप्ताहिक बाज़ार में देखो आप रोड के किनारे दरी कंबल बिछा करके दोस्तों ये इस पर अपनी दुकान लगा रखा है। तो देखते हैं यहाँ पर समीर साप्ताहिक बाज़ार का एक छोटा व्यापारी है। वह शहर के बड़े बड़े व्यवसायी से कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों पर साप्ताहिक बाज़ारों में कपड़ों को बेचता है। देखो दोस्तों, ये समीर जो है बड़े बड़े दुकानदारों से सामान खरीद करके लाता है, बड़े व्यापारी से, और अलग अलग बाज़ार में अलग अलग दिन दुकान अपना लगाता है। तो देखो दोस्तों, जिस तरीके से ये दुकान लगाया हुआ है, ना तो इसके पास कोई लाइट की व्यवस्था है, ना इसके पास कोई परमानेंट कमरा है, ना इसके पास कोई भीड़ भाड़ दिख रही है, यानी कि काम करने वाले लोग दिख रहे हैं। ये अपने परिवार के साथ मिल करके काम करता है। तो ऐसे में दोस्तों इसको कम खर्च में ज़्यादा सामान बेच सकता है और कम खर्च में आप भी अपने सामान को ऐसे दुकानों से खरीद सकते हो। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं, यानी सभी व्यापारी एक साथ आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जब एक साथ आते हैं और किराए पर मिनी वैन ले लेते हैं तो एक ही मिनी वैन पर कई दुकानदार एक साथ सामान लेकर के जाते हैं, तो उनका भी पैसा दोस्तों बच जाता है। क्योंकि अगर आप एक उदाहरण के तौर पर समझो कि एक मिनी वैन से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 2000 लगता है, तो अगर वहीं पे 4 व्यापारी हो जाएंगे उसी मिनी वैन पे दोस्तों, तो 500-500 रुपये आएगा और वहाँ पर भी इनके खर्चे कम हो जाते हैं और ये और सस्ता सामान बेच सकता है। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। तो दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये कम खर्च इनका
पैसा भी कम हो रहा है। और ऐसे व्यापारी जो होते हैं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में अपने दुकान लगाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है दोस्तों वो सस्ते दामों पर अच्छे सामान और अच्छे कपड़े की खरीदारी कर लेते हैं। और उनके लिए, ग्रामीणों के लिए दोस्तों, ऐसे जो व्यापारी होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और उनको कम कीमतों पर अच्छे सामान उपलब्ध हो जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मोहल्ले की दुकान। अभी हमने साप्ताहिक बाजार के बारे में देखा, अब हम देखते हैं मोहल्ले की दुकान। तो मोहल्ले की दुकान कैसी होती है, किसे कहते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाता है। यानी जो साप्ताहिक बाजार होता है दोस्तों कई तरह का सामान उपलब्ध कराता है। प्रत्येक सामान हम आसानी से वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है। बिल्कुल दोस्तों, आपने भी देखा होगा आपके मोहल्ले में भी ऐसे कई सारी दुकानें होती हैं जो आपके घर के आसपास आपके मोहल्ले में दुकानें होती हैं, वो मोहल्ले की दुकान कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि गुमटी होती है, पास की दुकानें होती हैं। ऐसी दुकानों की चर्चा हम इस पॉइंट के अंदर करेंगे जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास के डेयरी से दूध लेते हैं, किराने के व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी दुकानें होती हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो दुकानें होती हैं ये अस्थायी दुकानें होती हैं, परमानेंट दुकानें होती हैं। जबकि सड़क के किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। तो आपने देखा भी होगा दोस्तों, जब आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे कई सारी दुकानें होती हैं सड़क के किनारे जो परमानेंट दुकानें होती हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि डेयरी की दुकान से हम दूध खरीद सकते हैं, किराने की दुकान से हम कागज़, पेन, पेंसिल आदि चीज़ें ले सकते हैं, और दवा के लिए मेडिकल स्टोर पर जा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जब आप मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा दोस्तों कि फुटपाथ पर कई सारे लोग बैठे होते हैं, जैसे मोची बैठे होते हैं, सब्जी विक्रेता बैठे होते हैं, या अन्य कई सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो फुटपाथ पर बैठ करके सड़क के किनारे अपने दुकान को लगाए रखते हैं दोस्तों। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वे आती हैं। तो देखो दोस्तों, जो आपके पड़ोस की दुकानें होती हैं वो आपके घर के पड़ोस में आती हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देती हैं दोस्तों, और बहुत ही उपयोगी होती हैं आपके लिए। और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं, और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज सामान खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण को हमने देखा। तो अभी दोस्तों हम सुजाता का उदाहरण देखेंगे ऊपर, जो मैंने अभी छोड़ा हुआ है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस की कई तरह की दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्के दुकान वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि जो पड़ोस की दुकान होती है वो कई मायनों में हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और हम सामान लेने के लिए जाते हैं, और वहाँ से दोस्तों जो दुकानदार होता है मुझे पहचानता रहता है, आपको भी पहचानता है, सबको पहचानता है, क्योंकि आप उस दुकानदार के मोहल्ले के रहने वाले होते हैं। और वहाँ से हम सामान लेकर के आते हैं और उसे बोलते हैं कि आप हमारा नाम डायरी में लिख करके हमारे नाम के आगे इतना पैसा चढ़ा दो जितने का सामान मैं लेकर के जा रहा हूँ। यानी कि आपका खाता चलता है, वहाँ पर आप उधार सामान ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब आप मार्केट में जाते हो, परमानेंट दुकान पर जाते हो, या फिर आप जाते हो शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पर आपको ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जो आपके पास की दुकानें होती हैं, पड़ोस की दुकानें होती हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और उपयोगी होती है दोस्तों, आपको बहुत ही हेल्प करती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर कहा गया सुजाता का उदाहरण, तो हम सुजाता का उदाहरण देखते हैं। उसमें कुछ इसी तरीके की बात सुजाता के साथ होती है। तो वहाँ पर देखते हैं सुजाता का उदाहरण हम। यहाँ दोस्तों देखते हैं सुजाता की कहानी। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सुजाता और कविता जो दो सहेलियां हैं, दो लड़कियां हैं, दोनों अपने पास के उनके घर के आसपास की जो दुकान है उस पे किराने का सामान लेने के लिए जाती हैं। वे इन दुकानों पर अक्सर ख़रीदारी के लिए आती रहती है। तो दोस्तों, जब ये दोनों इस दुकान पर अक्सर आती रहती हैं तो दुकानदार जो होगा, दुकान का मालिक जो होगा, वो भी इन लोगों को पहचानता होगा। आज यहाँ बहुत भीड़ थी। दुकान मालकिन
दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची थी, सुजाता ने दुकान मालकिन को ज़रूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी थी। देखो दोस्तों, सुजाता दुकान के अंदर पहुंचते साथ ही उसको जो सामान चाहिए था उसने दुकान के मालिक को बताया और वो नोट करवा दी कि मुझे ये सामान चाहिए, इस सामान को आप निकलवा दीजिए। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारी को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। बाएं हाथ के सबसे ऊपरी शेल्फ पर यानी कि अलमारी पर अलग अलग ब्रांड के साबुन की टिकियाँ रखी थी। दूसरी शेल्फ पर दंतमंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे हुए थे। देखो दोस्तों, ये सारे सामान जो है आपको किराने की दुकान पर मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये कुछ सामानों के नाम दिए हुए हैं कि ये सभी सामान आपको किराने की दुकान पर मिलते हैं। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंग में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने के करीब 20 मिनट लग गए। तो 20 मिनट के बाद सुजाता का सामान तैयार हो जाता है दोस्तों। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने रख दी। यानी कि दोस्तों, सुजाता वहाँ पर पैसे नहीं लेकर के गई थी, बल्कि सुजाता का वहाँ पर खाता चलता था। सुजाता वहाँ पर उधार सामान लेती थी। तो सुजाता अपनी साथ एक डायरी लेकर के गई थी कि जितने का सामान मैं लूँगी उतना पैसा मैं नहीं दूंगी और उतना पैसा हमारे डायरी के हिसाब में लिख दिया जाएगा। वो दुकानदार उनकी डायरी में लिखेगी। तो सुजाता ने अपनी डायरी रखी दुकानदार के सामने, यानी नोटबुक सामने रख दी। तो दुकान मालकिन ने नोटबुक पर यानी सुजाता की जो डायरी थी उस पर 3000 की संख्या दर्ज कर दी। यानी कि अब सुजाता यहाँ पर पैसे नहीं दे रही दोस्तों, इसलिए उसके नोट डायरी में दुकानदार द्वारा लिखा जा रहा है कि आपने 3000 का सामान लिया है और वापस कर दिया। और उसके बाद दोस्तों उसने अपने बड़े रजिस्टर में यही संख्या लिख कर रख ली। यानी कि अब दुकानदार भी अपने डायरी में लिख लिया। पहले सुजाता की डायरी में दुकानदार ने लिखा 3000 रुपये जितने का सामान सुजाता ने लिया था। फिर दुकानदार ने अपने रजिस्टर में भी वो उतना ही दाम लिख करके रख लिया दोस्तों। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर के बाहर निकली। अगले दिन वह अगले महीने के पहले सप्ताह में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। यानी कि अगले महीने के पहले सप्ताह में दुकान का हिसाब जो था वो चुका दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर उधार खाता चल रहा है सुजाता का, और सुजाता कह रही है कि अगला महीना जैसे आएगा यानी कि उसको सैलरी मिलेगी या उसके घर में जो भी पैसे आएगा उस पैसे से यहाँ पर का हिसाब चुका के दिया जाएगा। तो अगले महीने का दोस्तों, यानी कि यहाँ पे महीने का हिसाब चल रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो पास की दुकानें होती हैं कितना बेनिफिट होता है। आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको दुकानदार पहचानता है, आप उसी मोहल्ले को हो और आपका काम आसान हो जाता है। आप वहाँ से उधार भी सामान ला सकते हो। लेकिन साप्ताहिक बाज़ार और शॉपिंग मॉल के में आपके साथ ऐसा नहीं होता। आप वहाँ पे जितने का सामान लेंगे उतना पूरा पैसा आपको वहाँ पर तुरंत के तुरंत देना होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप देखिए दो प्रकार की दुकानों के बारे में आपने अभी तक देखा। एक साप्ताहिक बाज़ार के बारे में देखा दोस्तों, एक मोहल्ले की दुकानों के बारे में देखा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे शॉपिंग मॉल के बारे में। अब देखते हैं दोस्तों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में। इसकी क्या विशेषता होती है, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स कैसे मार्केट होते हैं, कैसे दुकान होती हैं इसके अंदर, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाज़ार को देखा। पहले आपने देखा साप्ताहिक बाज़ार के बारे में, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों साप्ताहिक बाज़ार के बारे में, और दूसरा हमने देखा पड़ोस की दुकानों का बाज़ार। तो दो बाज़ारों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं दोस्तों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में। तो शहरों में कुछ अन्य प्रकार के भी बाज़ार होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह के दुकानें होती हैं। तो दोस्तों जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ा भवन होता है और उसके वो कई फ्लोर के होते हैं दोस्तों। 2 फ्लोर के, 3 फ्लोर के, 4 कई फ्लोर के हो सकते हैं। और उसमें दोस्तों अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग चीज़ों की दुकान हो सकती है। और वहाँ पर दोस्तों एक एक कंपार्टमेंट भी बटा होता है, उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। यानी कि दोस्तों एक ही बिल्डिंग के में आप जाते हो तो सभी प्रकार की दुकानें, सभी सामान, सभी चीज़ें आपको एक ही बिल्डिंग में मिल जाती हैं दोस्तों।
कभी कभी तो ये बिल्डिंग जो है दोस्तों, जो शॉपिंग मॉल होते हैं, आपको वातानुकूलित यानी एसीदार एसी भी मिल जाती है इसके अंदर, यानी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो आप सोचो दोस्तों, ये सारी सुविधाएं होने के बाद क्या सामान यहाँ पर आपको सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे थे साप्ताहिक बाज़ार में बहुत सस्ते सामान मिल रहे थे, उसकी तुलना में दोस्तों जो बाज़ार थे उस बाज़ार में जो है दोस्तों सामान थोड़े से महंगे थे। अब आप शॉपिंग मॉल में आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर किस तरीके के सामान मिलेंगे अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि अन्य प्रकार के बाज़ार होते हैं शहरों में, जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो जो दोस्तों ऐसे होते हैं जो एक ही बिल्डिंग के अंदर एक ही बिल्डिंग में बने दुकान होते हैं, बड़ी बिल्डिंग में, उन्हें हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल कहते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती। देखो दोस्तों, अलग अलग मंजिल पर और अलग अलग वस्तुएं आपको देखने को मिलती हैं। आपने भी देखा होगा, आप भी कई बार गए होंगे दोस्तों मॉल घूमने के लिए, आपने इसका बखूबी अनुभव भी किया होगा। इन्हें मॉल कहा जाता है। तो जो ऐसी दुकानें होती हैं, इस तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं दोस्तों, उसे मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड सामान भी मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो शॉपिंग मॉल होते हैं वहाँ पे आपको अक्सर ब्रांडेड सामान देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपको साप्ताहिक बाजार में देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। ब्रांडेड सामान मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का भी सामान मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था जहां पे हम संचार के माध्यम का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा था कि वो जो कंपनियां होती हैं विज्ञापन देती हैं कि ब्रांडेड कंपनी का, और उस पर बहुत से पैसे खर्च करती हैं दोस्तों, और उसके लिए अच्छे क्वालिटी होने का दावा भी करती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो। और ये बहुत महंगा होता है। महंगा क्यों होता है दोस्तों? उसका कारण यही होता है कि उनका बहुत सारा पैसा दोस्तों विज्ञापन पर खर्च होता है। उन सभी पैसों को निकालने के लिए इस प्रोडक्ट को वो महंगा बेचते हैं। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादकों को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादकों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ ही लोग उठा पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है कि जो बिना ब्रांडेड का सामान होता है, जिस पे कोई ब्रांड नहीं होता है, उस सामान की तुलना में इस ब्रांडेड सामान का प्राइस रेट जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। इस वजह से ऐसे सामानों को, ब्रांडेड सामानों को हर कोई नहीं खरीदता, हर कोई नहीं खरीद पाता या खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि ये महंगे होते हैं। और ऐसे ब्रांडेड सामानों को दोस्तों कुछ ही लोग खरीद पाते हैं और इसका बोझ कुछ ही लोग उठा पाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, शॉपिंग मॉल के बारे में भी देखते हैं दोस्तों। एक कहानी यहाँ पर भी है, जहाँ पर अंजना एक मॉल में जाती है। तो अंजना एक पंच मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। यहाँ पे अंजना नाम का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर भी सुजाता ही जाती है, जैसे सुजाता एक पड़ोस की दुकान पर गई थी। तो अंजना नाम का एक मॉल है दोस्तों। ये 5 मंजिला इमारत है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। यानी दोस्तों, आप देखो कि जो शॉपिंग मॉल होता है वहाँ पर लिफ्ट की भी सुविधा होती है, इसलिए ये दोनों लड़कियाँ यहाँ पर लिफ्ट से ऊपर नीचे घूम रही हैं। यह कांच की बनी लगती है और वे इसमें बाहर का नज़ारा देखते हुए ऊपर नीचे जा रही हैं। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चमत्कृत कर रहा था। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर एक ही जगह पर ये बहुत सारी दुकानें देखने को मिल जा रही हैं। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े की दुकान में पहुंच गए। यानी कि दोस्तों, जैसा कि आपने अभी पढ़ा ऊपर कि यहाँ पर हर एक प्रत्येक फ्लोर पर अलग अलग चीज़ों की दुकानें होती हैं, उसी तरीके से ये दोनों जब तीसरी इमारत पर पहुँची, इमारत पर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर रेडीमेड कपड़े हैं, तो वहाँ पर चली गई। वहाँ पर एक सुरक्षा गार्ड था, तो सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह से देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता है, परंतु उसने कुछ भी नहीं कहा। तो देखो दोस्तों, वो देख तो रहा था लेकिन उसने रोका नहीं, उन्हें जाने दिया। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमतों की पर्चियां देखी। तो अंदर जाने के बाद दोस्तों, ये दोनों लड़कियां सामान के प्राइस देख रही हैं कि कितने का सामान होगा, और एक भी कपड़ा जो था वो 3000 से कम का नहीं था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना महंगा कपड़ा मिलता है शॉपिंग मॉल में।
कोई भी कपड़ा 3,000 से कम नहीं था और यह कीमत साप्ताहिक बाजार की कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक था। तो देखो दोस्तों कितने का अंतर हो रहा है, लगभग 5 गुना का अंतर पड़ रहा है साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल से। सुजाता कविता से फुसफुसाते हुई बोली, मैं तुम्हें यह दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा और ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। देखो दोस्तों ये दोनों भी बात कर रही हैं कि शॉपिंग मॉल से आपको कपड़ा नहीं लेना चाहिए और मैं आपको अच्छी दुकान पर ले चलूँगी, वहाँ से आपको सस्ता कपड़ा, सस्ते दाम का अच्छा कपड़ा मिल जाएगा। तो यानी दोस्तों जो शॉपिंग मॉल होते हैं वो जो अस्थायी दुकान होती हैं और साप्ताहिक बाज़ार होते हैं उनकी तुलना में बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कितने महंगे कपड़े मिल रहे हैं शॉपिंग मॉल की तुलना में। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बाज़ारों की श्रृंखला क्या होती है। जो एक ही बाज़ार में लगातार कई सारी दुकानें होती हैं, जो कतारें लगी रहती हैं, उन वो बाज़ारों की श्रृंखला कहलाती है दोस्तों। और अब देखते हैं हम बाज़ारों की श्रृंखला में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखो ये दिल्ली का क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर दिल्ली के कुछ क्षेत्र के नाम दिए गए हैं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बाज़ार हैं, उसमें से कुछ के नाम दिए गए। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कि दिल्ली के 10 थोक बाज़ारों में से 4 के ऊपर नाम दिए गए, यानी कि दिल्ली में थोक दुकानदारी बहुत हैं उसे, और ऐसी दुकानें बहुत सारी जब लगी होती हैं एक ही कड़ी में होती है दोस्तों तो उसे बाजार श्रृंखला कहा जाता है। तो यहाँ पर 10 में से 4 दुकान दिए गए, जैसे कि आज़ादपुर, दरियागंज और केशोपुर, ओखला, ये महत्वपूर्ण बाज़ार हैं दोस्तों दिल्ली के। अब हम देखते हैं बाज़ारों की श्रृंखला में। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाज़ारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों ये सही बात है कि आप सोचो कि जो साप्ताहिक दुकानदार हैं या जो दुकानें लगा रहे हैं, मोहल्ले के दुकानदार हैं, ये सभी सामान कहाँ से लाते हैं? ये सामान दुकानें दोस्तों, ये दुकानदार जो होते हैं या तो किसी बड़े फैक्ट्री से लाते होंगे सामान, या ऐसे दुकानों से लाते होंगे जहां पर इसका स्टोर या बहुत ज़्यादा सामान रखा जाता होगा। बड़े व्यापारियों से सामान का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधा सामान नहीं खरीदते। तो देखो दोस्तों बिल्कुल ये जो भी सामान होते हैं, खाने पीने का सामान खेतों में होता है और जो पहनने का सामान होता है वो भी कुछ खेतों में और कुछ कारखानों में उसका उत्पादन होता है। और ऐसे जगहों से सामान सीधा हम नहीं खरीद सकते दोस्तों, ना तो हम खरीदते हैं और ना वो फैक्ट्री वाला या किसान हमें सीधे देगा। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, यानी कि अगर हम छोटा सा सामान, एक सामान कोई कम मात्रा में लेना चाहें तो वो हमें नहीं मिल पाता। 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं लेते दोस्तों। तो इसका मतलब है उनसे भी जब कोई ज़्यादा मात्रा में सामान लेता है, अधिक मात्रा में सामान लेता है, वो उन्हें देते हैं। यानी कि बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, बड़ी व्यापारी को वो सामान आसानी से उन्हें उपलब्ध कराते हैं, और छोटे काश्तकार, छोटे दुकानदार जो होते हैं उन्हें वो सामान जो है दूसरों से लेना पड़ता है। अगर हम जो उपभोक्ता होते हैं अगर वो जाएंगे सामान लेने के लिए, जो उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें वो सामान नहीं मिलता, क्योंकि हम बहुत कम मात्रा में ऐसे सामान लेने के लिए उनके पास जाते हैं। वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो देखो दोस्तों जो सामान को बनाते हैं, यानी कि जो बनाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या फिर हो दोस्तों किसान, ये दोस्तों जो वस्तु का उत्पादक करते हैं ये लोग उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता होता है वो जो सामान को खरीद करके अपने उपयोग के लिए उसको लेता है दोस्तों, वो उपभोक्ता कहलाता है। जैसे आप बाज़ार में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, सब्जी खरीद करके लाते हो, आप खाने के लिए सब्जी खरीदते हो, तो आप हो गए उपभोक्ता, और वो किसान जो खेतों में सब्जी उगाता है वो होता है उत्पादक। तो इनके बीच के जो होते हैं दोस्तों उन्हें व्यापारी कहा जाता है, यानी कि जो सीधे किसान से सब्जी खरीदते हैं और बाज़ार में ला करके बेचते हैं, फिर वही सब्जी आप खरीद कर लाते हो। तो उस सब्जी को दोस्तों तो वो किसान, वो व्यापारी नहीं खा रहा है, यानी कि वो बेचने के लिए ला रहा है, तो वो तो कहलाता है दोस्तों व्यापारी। यानी कि उस बीच के जो लोग होते हैं, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच के जो लोग होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो इस कड़ी में होते हैं, उन्हें कहा जाता है व्यापारी।
तो पहले थोक व्यापारी बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो थोक व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में सामान को खरीद करके अपने पास रख लेते हैं। बल्कि वह बड़ी मात्रा में सॉरी दोस्तों, सब्जी का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक की सब्जी खरीद लेता है। देखो दोस्तों, जो बड़ा व्यापारी होता है वो थोक में सामान खरीदता है और अधिक मात्रा में सामान खरीदता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारियों को बेचता है। अब एक व्यापारी, बड़ा व्यापारी था दोस्तों, जो अधिक मात्रा में सामान खरीदा, उसके बाद फिर उसने अपने छोटे व्यापारियों को ये सामान बेच देता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर दोनों व्यापारी हैं, लेकिन एक बड़ा व्यापारी है और एक उससे छोटा व्यापारी है। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का या अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, देखो दोस्तों, जिससे हम आप अपने उपयोग के लिए सामान खरीदते हैं, वो अंतिम व्यापारी कहलाता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानें, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग मॉल में सामान बेचता हुआ मिलता है। तो ये दोस्तों, अंतिम व्यापारी या खुदरा व्यापारी, ऐसे व्यापारी को क्या कहते हैं? हम ऐसे व्यापारी को खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं, या फिर इसे हम अंतिम व्यापारी भी कह सकते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर व्यापारियों की एक लंबी कड़ी है, और उस व्यापारियों में हम तक और आप तक जो सामान पहुँचाने वाला होता है दोस्तों, वो खुदरा या अंतिम व्यापारी होता है। उसके द्वारा हमें और आपको सामान उपलब्ध हो पाता है। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, और नीचे भी दोस्तों ये यहाँ पर कहानी दी गई है, जो आफ्ताब की कहानी है, उसको भी देखेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक छोटा क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र होता है दोस्तों, जो हर शहर होता है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक थोक क्षेत्र होता है। जैसा भी आपने दिल्ली के बारे में देखा, दिल्ली के 10 बड़े मार्केट में से 4 की चर्चा की गई थी, जिसमें आपने देखा, तो वैसे भी हर शहर में एक थोक बाजार होता है, थोक का क्षेत्र होता है। वहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं दोस्तों। तो यानी कि उस थोक मार्केट में पहुँचने के बाद वहाँ पर सभी व्यापारी आते हैं, वहाँ से सभी व्यापारी अपना सामान अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान लेकर के जाते हैं। सड़क किनारे बहुत से दुकानदार व छोटे व्यापारी, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से ही बड़ी थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। आपने देखा दोस्तों कि एक व्यापारी जो होता है, जो सड़क के किनारे बेचता है, वो अपने से बड़े व्यापारी यानी थोक विक्रेता से सामान खरीदता है, उसके बाद उस सामान को बेचता है। और वो हो सकता है बड़ा व्यापारी जो है दोस्तों, अपने से भी बड़े व्यापारी से सामान खरीदता होगा। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का एक सामान खरीदने से और कारखाने से खरीदता है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा व्यापारी होता है, वो किसी न किसी कारखाने से सामान खरीद करके अपने गोदाम में ला करके रखता है बेचने के लिए, यानी अन्य व्यापारियों को देने के लिए, और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनी रहती है और बनती भी है। जब हम एक सामान खरीदते हैं, तब हम यह ध्यान नहीं देते कि वह सामान किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो सामान होते हैं, कई लोगों के साथ पास होते हुए फिर हमारे पास पहुंचते हैं, और इसकी दोस्तों एक लंबी कड़ी होती है। और इस लंबी कड़ी को हमें समझना चाहिए कि ये सभी सामान हमें कहाँ से और कैसे मिल रहे हैं। दोस्तों, जब हम इस सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, बाज़ार सामान किस तरीके से आ रहे हैं, सामान कौन बनाता है, और इसकी क्या क्या भूमिका होती है, कितने कड़ी से होकर के आ रहे हैं, और सामान अगर हमें इस रेट में मिल रहा है, तो सबसे पहले जो ख़रीदा होगा उसे किस रेट में मिला होगा, कितना सस्ता मिला होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों आफ्ताब की कहानी। आफ्ताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है, तो उसके बारे में यहाँ पर छोटी सी जानकारी दी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं। आफ्ताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में सामान को खरीदते हैं। उसका व्यवसाय सुबह 3 बजे से आरंभ हो जाता है। देखो दोस्तों, ये बड़ा व्यापारी है, और बड़ा व्यापारी होने के नाते इसका व्यापार जो है दोस्तों, सुबह के एकदम रात के 3 बजे से प्रारंभ हो जाता है। इसी समय सब्जियां बाज़ार में पहुंचने लगती हैं। यानी दोस्तों, ये बड़ी मंडी में है। बड़ी मंडी में जो है सामान सबसे पहले आते हैं। तो सबसे पहले यानी कि बहुत रात में ही देखो आ जा रहा है सामान यहाँ पर, और इसी समय सब सब्जियाँ बाज़ार या सब्जी मंडी में गतिविधियाँ तेज़ हो रही होती हैं। आज
आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रैक्टरों, मेटाडोर, ट्रकों और टालियों से सब्जियां यहां आने लगती हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पर रात में ही सारी सब्जियां, सभी सामान आ जाते हैं और दिन में आप देखते हो कि गली मोहल्ले या सड़कों पर वो सब्जियां बिकने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इन नीलामियों में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम भी है जहां वह सब्जियों को रखता है, बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। तो देखा दोस्तों कि यहाँ पर जो फुटकर विक्रेता हैं, फुटकर दुकानदार हैं, वो यहाँ पर सुबह के 6 बजे आने लगते हैं। वो 6 बजे इस मंडी से सामान खरीद करके अन्य गलियों, मोहल्लों, सड़कों पर जो है दोस्तों जाने लगते हैं बेचने के लिए। जैसा कि हम आप अपने गली मोहल्ले में देखते हैं, यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्रों में अपनी दुकानें खोल देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा होता है जब हमारे गली मोहल्ले में या हम सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सी दुकानें लगी होती हैं। तो क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि जो सब्जियाँ आ रही हैं, ये सब्जी अगर 10 बजे 8 बजे हमारे आसपास हम आप तक की पहुँच रही हैं, तो ये सब्जी का दुकानदार जो है कितने बजे सब्जी खरीदा होगा और उसके पहले ये सब्जी मंडी में कितने बजे आई होगी। और सब्जी अगर मंडी में आई होगी दोस्तों, तो किसान इसे कितने बजे या किस समय अपने खेतों से निकाल के साफ़ सफाई करके हम तक पहुंचाया होगा। तो इसका दोस्तों एक लंबी कड़ी होती है। जैसा कि आपने देखा, एक व्यापारी जो है दोस्तों 3 बजे सब्जी मंडी पहुँच जाता है और वहाँ पर जो है सब्जियाँ आने लगती हैं। जब 3 बजे सब्जियाँ मंडी में आने लगती हैं तो व्यापार जो किसान होता है दोस्तों, खेतों से कितने बजे ये सब्जियाँ निकलती होंगी। तो इन सब की एक कड़ी होती है, इसे भी दोस्तों समझना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों, हर जगह का बाज़ार, हर जगह बाज़ार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाज़ार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाज़ार अपनी अपनी जगह और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, इसको आपने देखा, जगह जगह पर हर जगह अलग अलग तरह की दुकान है और वहाँ पे तरह तरह की वस्तुएं बेची जा रही हैं और हर जगहों की अपने दुकान की एक कीमत है और हर जगह पे अलग तरह की दुकानें बेची जा रही हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये भी होता है जब कई बार आप सामान खरीदने के लिए नहीं जाते हैं और सामान को जो है दोस्तों आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जैसा कि इस समय चल रहा है। इस समय इसका प्रोसेस बहुत तेज़ हो गया है, बहुत से लोग इसको अपना रहे हैं दोस्तों, जो इंटरनेट के माध्यम से होता है। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट से भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आपने भी देखा होगा, आप में से कई लोगों ने ऐसा किया होगा कि सामान आप खरीदने नहीं जाते हो या बहुत दूर के मार्केट में ये सामान उपलब्ध होता है तो आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो और वो अब आपके घर तक दोस्तों आ जाता है सामान। इसे हम कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, जो आप घर बैठे कर लेते हो। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियां के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। तो देखो दोस्तों, आपने भी ये चीज़ देखा होगा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि हमारी ये दवाइयाँ हैं, इस दवाइयों को आप सर्विस दीजिए, इस दवाइयों को आप सेल करवाइए। तो ऐसा भी आपको देखने को कई बार मिला होगा। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीके से चलता रहता है। यह ज़रूरी नहीं है कि वह केवल बाज़ार की ही दुकानों से ही होता है। तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके के भी बाज़ार आपको देखने को मिल जाता है, जो आपने जैसा कि आपने अभी हॉस्पिटल के बारे में देखा। हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं अपनी दवाइयों बेचने के लिए, जिन्हें दोस्तों एमआर के नाम से जाना जाता है, वो दवाइयों की सेल करने के लिए आते हैं। और आपने देखा ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में दोस्तों, ऐसे भी शॉपिंग होती है जो हम घर बैठे कर लेते हैं। और हम आपको दोस्तों इमेज दिखाते हैं यहाँ पर। तो आप देखो, आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से किस तरीके से आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से आप आसानी से घर बैठे अपना ऑर्डर दे सकते हो और आपके आसपास जो है दोस्तों वो सामान आ जाता है और उसे आप आसानी से प्राप्त कर लेते हो। ये तो बाज़ार के रूप हैं। ये तो वे बाज़ार के रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार होते हैं जिनके बारे में आपकी जानकारी कम ही होती है। तो ये भी देखते हैं दोस्तों, ये कौन से बाज़ार होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कम होती है।
तो और वो कैसे बाज़ार होते हैं, कहाँ पर ये बाज़ार होते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी कम होती है। तो इसको भी देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बिकने और खरीदे जाने वाली जो चीज़ें होती हैं हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल को की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करता है। बिल्कुल दोस्तों, किसान अपने फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, अन्य चीज़ों का उपयोग करता है। ये उर्वरक वह शहर के कुछ खास दुकानों पर खरीदता है। तो जहाँ खाद के कारखाने से माल मंगाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरीके से किसान अपने खेतों में खाद डाल रहा है या कीटनाशक दवाइयों को डाल रहा है, वो दोस्तों किसी न किसी कारखाने में बनती है और वो कारखाने से वो माल जो है खाद या कीटनाशक दवाइयाँ मार्केट की दुकान पे आती है और मार्केट की दुकान से दोस्तों किसान खरीद करके ले जाता है। तो इसके बारे में भी हम नहीं जानते कि ये कहाँ पर बनता है और कैसे बनता है, इस बारे में हम लोग नहीं सोचते। और यहाँ पर देखते हैं एक कारखाने के द्वारा इंजन, गियर, पेट्रोल टंकियाँ और एक्सल पहिए आदि अलग अलग कारखाने से खरीदे जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये सारी चीज़ें किसी एक फैक्ट्री में नहीं बनती, सबके लिए अलग अलग कंपनियां होती हैं, सबकी अलग अलग फैक्ट्रियां होती हैं, वहाँ पर एक एक सामान बनते हैं, फिर सभी सामान एक जगह एकत्रित करके इन्हें फिट किया जाता है। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद देखते हैं या कार की खरीदारी करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बनती तो अलग अलग हैं, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि कार कहाँ पे बनती है, कार की खरीदारी करनी है, या हम शोरूम देखते हैं, शोरूम से गाड़ी जब निकलती है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर यही बनता है कि गाड़ी तो यही बनती है और यही कंपनी है कार की। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सभी अंतिम अलग अलग जगह पर बनते हैं और अलग अलग जगह से बन करके आते हैं। परंतु इन सबसे बेखबर हम कार के शोरूम की अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की ऐसी कहानी होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो सभी सामान होते हैं उनके बारे में ऐसी ही कहानी होती है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों बाजार और सामान। यहाँ पर आप देख रहे हो एक कार की फैक्ट्री है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग सामान बनाए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कार के ऊपर के ढांचा बनाया जा रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से हर कंपनी दोस्तों अलग अलग चीज़ों का निर्माण करती है। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली है। हमने साप्ताहिक बाज़ार से लेकर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानें और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी पूंजी से भी व्यवसाय करने वाला दुकानदार होता है और बड़ी पूंजी से भी दुकानदार करने वाला व्यवसाय होता है। यहाँ पर देखो ये दोस्तों एक शॉपिंग मॉल का इमेज है। आप देखो किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर कई मंजिला इमारत है दोस्तों और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके की दुकान लगी हुई है और ये सब एडवर्टाइजमेंट के लिए जो यहाँ पर अपने प्रचार के लिए लगाए गए हैं, इन्हीं सब चीज़ों के से दोस्तों पैसे की कीमत बढ़ जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पर जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च करता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर दो व्यापारी होते हैं, एक छोटा व्यापारी एक बड़ा व्यापारी। छोटा व्यापारी कम पैसे लगाता है, उसके पास पैसे नहीं होता है। बड़ा व्यापारी उसके पास पैसे अधिक होते हैं और वो ज़्यादा पैसे लगा देता है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो है व्यापारी बहुत पैसा लगाता है, उसके पास बहुत पैसा होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो दोस्तों, इस शॉपिंग मॉल में कितना पैसा लगा होगा और यहाँ पर कितने सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगती है और एक साथ यहाँ पर सामान भी बहुत सारे बिकते हैं और उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है छोटे दुकानदार या छोटे व्यापारियों की तुलना में दोस्तों। इस तरह खरीदारों की भी लाभ अलग अलग स्थितियां हैं और अलग अलग स्थितियां होती हैं खरीदारों की। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ते बिकने वाला सामान की खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते हैं, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे भी लोग देखने को मिलते हैं दोस्तों। आपने देखा भी होगा, सबकी स्थिति अलग अलग होती, सबकी मजबूरी अलग अलग होती है। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति भी यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदारी या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर के हम तक पहुंचने
से बनने वाले बाज़ारों को श्रृंखला को समझा दोस्तों। तो बिल्कुल हमने इसमें देखा कि सामान कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है और किस तरीके से और किस चेन के माध्यम से होते हुए हमारे पास तक ये सामान जो होते हैं वो पहुँचते हैं। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। तो बिल्कुल दोस्तों वो सामान जितना बिकता है या जितना उसका इस्तेमाल करते हैं उतना वस्तुओं का उत्पादन होता है। यानी कि वस्तुओं का बिकना, अगर सामान उपयोग हो रहा है दोस्तों तभी बिकेगा, अगर सामान बिकेगा तभी उसका उत्पादन होगा। इसलिए दोस्तों उत्पादन का सीधा जुड़ाव जो होता है दोस्तों उसके बिकने से जुड़ा होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन से सीधे जुड़ाव होता है। बिना बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोज़गार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों ऐसा होता है कि जब सामान बिकता है, मार्केट उस किसी भी चीज़ की अधिक होती है, उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, सामान की सेलिंग अच्छी होती है, तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलने की भी संभावना अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उससे कई लोग जुड़ जाते हैं, उनके परिवार भी उसी से चलता है। परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिले हैं? तो बिल्कुल नहीं। ऐसा आपने भी देखा दोस्तों कि बहुत बिकता तो सब है, बाज़ारों में बहुत कुछ चीज़ें बिक रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही, सबके एक चैन है। लेकिन दोस्तों आपने देखा जैसे कि बड़े व्यापारी जो होते हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलता है, छोटे व्यापारियों को उनसे कम लाभ मिलता है। तो यहाँ पर लाभ के अवसर दोस्तों समान नहीं मिल रहा है। आगे एक कमीज की कहानी देखेंगे दोस्तों अगले अध्याय में हम इस सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा दोस्तों बाज़ारों के बारे में, जो हमने आज देखा यहाँ पर कि बाज़ार के कौन कौन से बाज़ार होते हैं, सभी बाज़ारों की क्या क्या उपयोगिता हैं, क्या महत्व है इनको, और हम तक पहुँचने का जो सामान हम तक पहुँचता है उसके क्या क्या स्तर होते हैं दोस्तों, और जो व्यापारी होते हैं उनको क्या सभी को एक समान रूप से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।